अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम डिस्क्रीट मैथ का। पीछे हमने वेन डायग्राम की सारी एक्सप्लेनेशन कर ली थी और अब हम जो है वो उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ ऐसे मतलब वेन डायग्राम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल है, अ नंबर ऑफ़ कंप्यूटर यूज़र्स आर सर्वे टू फाइंड आउट इफ़ दे हैव अ प्रिंटर, मोडेम और स्कैनर। यानी कुछ सर्वे किया गया है जहाँ पे कुछ जो है वो कंप्यूटर यूज़र्स को देखा गया है कि उनमें से कितने लोग प्रिंटर उनके पास है, कितने लोगों के पास मोडेम है और कितने लोगों के पास स्कैनर है। आपने एक वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसमें आपने इन एरियाज़ को शेड करना है। देखिए, सबसे पहले आपने वो शेड करना है मोडेम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम बारी बारी इनको देखते हैं कि हमने कैसे शेडिंग करनी है। तो तीन चीज़ें हैं ना हमारे पास, प्रिंटर, मोडेम और स्कैनर। आप इनको ABC का नाम भी दे सकते हैं, आप प्रिंटर को P कह दें, मोडेम को M कह दें, स्कैनर को S कह दें। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम स्कैनर, इसी तरह से मोडेम और प्रिंटर, तीनों को ओवरलैपिंग बनाना है। ठीक है, क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है यहाँ पे, यानी एक जो आपके पास यूज़र है उसके पास तीनों चीज़ें भी हो सकती हैं। चाहे आप प्रिंटर ऊपर बना लें, यहाँ मोडेम या स्कैनर बना लें उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब शेडिंग कैसे करनी है, मोडेम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर। यानी आपने मोडेम और प्रिंटर तो लेना है लेकिन स्कैनर यहाँ पे आपने नहीं करना। तो मोडेम और प्रिंटर का कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपने स्कैनर के अंदर जो हिस्सा आ रहा है वो शेड नहीं करना, सिर्फ ये वाला शेड कर देना है। ठीक है, नो स्कैनर से मुराद है कि आपने वहाँ पे स्कैनर जो है वो शेड नहीं करना। ठीक है, इसी तरह से अगर वो कहते हैं स्कैनर बट नो प्रिंटर एंड नो मोडेम। ठीक है, स्कैनर वाला ये वाला हिस्सा है ना पूरा, ये आपने शेड करना है, लेकिन इसमें जो मोडेम वाला हिस्सा है और जो प्रिंटर वाला हिस्सा है वो आप छोड़ देंगे, सिर्फ ये बाहर वाला शेड करेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कहते हैं स्कैनर और प्रिंटर। स्कैनर और प्रिंटर का मतलब है ये दोनों शेड होंगे बट नो मोडेम। स्कैनर और प्रिंटर ये दो पूरे सर्कल आ रहे हैं ना। ठीक है, ये दोनों पूरे आपने शेड करने हैं लेकिन इनमें से मोडेम वाला हिस्सा निकाल देना है। तो ये कुछ डायग्राम इस तरह की बनेगी कि ये मोडेम वाला हिस्सा हमने निकाल दिया, मोडेम आपने शेड नहीं करना, बाकी सारा जो है प्रिंटर और स्कैनर का हिस्सा वो शेड हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं लास्ट के अंदर नो मोडेम एंड नो प्रिंटर। यानी ये जो मोडेम और प्रिंटर वाला है ना, ये आपने शेड नहीं करना, तो पीछे जो है ये स्कैनर वाला बचेगा, सिर्फ आप वो वाला पार्ट शेड करेंगे और उसके साथ साथ जो आपका बाकी सबसेट होगा वो भी शेड होगा। ठीक है, जो बाहर वाला है ना यू, वो भी शेड होगा, क्योंकि सिर्फ हमने नो मोडेम और नो प्रिंटर ये नहीं करना, बाकी सारा उसके अंदर शेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, आउट ऑफ 21 टाइपिस्ट इन एन ऑफिस 5 यूज all manual typewriters, electronic typewriters and word processors. 9 use E&W, 7 use M&W, 6 use M&E but no one use M only. M से मुराद यहाँ पे क्या है, manual typewriters हैं, W से मुराद यहाँ पे word processors हैं और electronic typewriters से मुराद यहाँ पे E है। ठीक है, अच्छा, ये अब हमें यहाँ पे क्योंकि उसकी वैल्यूज़ दे दी है ना 6, 7 इस तरह करके, तो जब हम इनको ड्रॉ करेंगे, एक तो हमने ओवरलैपिंग ड्रॉ करना है। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, आप इसको मोडेम कह दें, इसको सॉरी मोडेम कह रही हूँ, मैनुअल टाइपराइटर कह दें, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कह दें और इसको आप वर्ड प्रोसेसर कह दें। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि 5 यूज़र्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, तीनों यूज़ करते हैं। 5 यूज़ ऑल मैनुअल टाइपराइटर्स, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर। यानी 5 लोग ऐसे हैं जो तीनों को यूज़ करते हैं। तो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये वाला हिस्सा तीनों के अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5। ये 5 लोग हैं जो यहाँ लाई कर रहे हैं, यानी वो तीनों में आ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं 7 यूज़, सॉरी पहले 9 वाला कर लेते हैं, 9 यूज़ E&W। ये E है और ये W, एंड का मतलब है ये दोनों, इनका कॉमन हिस्सा ये वाला आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, यहाँ पे 9 है तो 5 तो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं ना, तो पीछे सिर्फ 4 बचते हैं, तो वो 4 हमने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, इस हिस्से में इन दोनों के कॉमन पार्ट में 9 आने चाहिए, जो कि ये कॉमन पार्ट बन रहा है, ये वाला, ये पूरा 9 आने चाहिए, लेकिन 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, 4 लिखना है। उसके बाद देखें तो हमें कहते हैं 7 यूज़ M एंड W। ये M है और ये W है, इनका कॉमन पार्ट ये वाला बन रहा है, तो यहाँ पे 7 आने चाहिए, जिसमें से 5 हमने ऑलरेडी इधर लिखे हुए हैं, तो पीछे सिर्फ कितने होंगे, 2 होंगे जो इधर हम लिखेंगे। उसके बाद 6 यूज़ M एंड E।
ये m है और ये e है, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है, तो यहाँ पे 6 आने चाहिए, जिनमें से 5 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो सिर्फ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नो वन यूज़ m ओनली, m ओनली यानी सिर्फ ये जो m वाला हिस्सा इधर कोई यूज़ नहीं करता, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 0। ठीक है, ये आपने लिख लिया। तो अब उसके बाद आगे क्या करना है, कहते हैं रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन इन अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में करें तो ये हमने शो कर दी, बस इधर आपने क्या करना है, उसका यूनिवर्सल सेट बना देना है। ठीक है, दूसरे में हमें क्या कहते हैं, इफ़ द सेम नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक एज यूज़ वर्ड प्रोसेसर, देन पार्ट ए में हमें कह रहे हैं हाउ मैनी यूज़ वर्ड प्रोसेसर ओनली। ये वर्ड प्रोसेसर है ना, ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर ओनली, सिर्फ ये वाला हिस्सा कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता, तो हम इसको x कह दें या y कह दें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप x कह लें या y कह लें, ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद कहते हैं हाउ मैनी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर्स। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर्स सिर्फ कितने यूज़ करते हैं, ये 0 दिया हुआ था, ये हमें नहीं पता था, हमने y कह दिया, इसको हम x कह देते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको x कह दो, इसको y कह दो। अब हमने फाइंड करना है कि कितने लोग यूज़ करते हैं, यानी हमें x फाइंड करना है और यहाँ से y फाइंड करना है। ठीक है, तो ये टोटल है ना आपके पास वर्ड प्रोसेसर का। तो हमें देखें यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, इफ़ सेम नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक एज यूज़ वर्ड प्रोसेसर, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाला और वर्ड प्रोसेसर वाला दोनों क्या है, सेम नंबर हैं, यानी इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या क्या आ रहा है, इस सर्कल के अंदर देखें क्या क्या आ रहा है, 1 5 4x, तो उनको आप ऐड कर दें, 1 5 4x, यानी इनका टोटल इक्वल होगा w वाले के टोटल के। w के अंदर टोटल कितने हैं, 2 5 4y, 2 5 4y। ठीक है, ये आपने इस तरह से लिख लिया। इसको मज़ीद ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 6 + 4 10 + x इज़ इक्वल टू 5 + 2 7 7 + 4 11 + y। सबको आप एक साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये आ जाएगा x - y, ये x इधर है और ये y इधर है, वहाँ पे है 11 और 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x - y किसके इक्वल आ गया, 1 के। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से हम एक और इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और वहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे हमने कहा था कि जो टोटल टाइपिस्ट हैं वो कितने हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें बताया था उन्होंने टोटल कितने हैं, 21 है, यानी इन तीनों को ऐड करके जो आ रहा है वो कितना है, 21 है। तो तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों के अंदर क्या क्या आ रहा है, 0 1 2 फिर 4 5 xy, इन सब को ऐड कर दें, 0 1 2 4 5 xy, और ये सारे किसके इक्वल हैं, 21 के। अब इनको ऐड करें, 5 + 4 9 9 + 2 11 11 + 1 12 + x + y इज़ इक्वल टू 21। अब x + y इज़ इक्वल टू 21 - 12, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो x + y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें से आप 12 माइनस कर दें तो ये 9 के इक्वल आता है। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखें कि क्वेश्चन 1 और 2 हमारे पास x और y की फॉर्म में आ गई हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 में आप ऐड कर दें 2 को, तो x - y इज़ इक्वल टू 1, x + y इज़ इक्वल टू 9, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारे पास 2x इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल आएगी 5, जब 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा। अब इस x को जहाँ मर्जी आप पुट कर लें, यहाँ पुट कर लें, यहाँ पुट कर लें, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, बेशक 5 यहाँ पुट करेंगे, 5 + y इज़ इक्वल टू 9, तो y हमारे पास 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4। तो हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली कि x की वैल्यू 5 है, इसका मतलब है कि जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर यूज़ कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, 5, और जो सिर्फ वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, 4। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमसे कहते हैं हाउ मैनी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कौन कितने लोग यूज़ करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक का सर्कल था ना, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, 1 5 4 x। ठीक है, तो ये सारा हमने कर लेना है, 1 5 4 x, तो इनको ऐड करना है। अब x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि ऊपर क्या थी, 5 थी, तो यहाँ पे 5 पुट कर दें, इन सबको ऐड कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 15, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर यूज़ कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हमसे कहते हैं ना स्कूल, ये अब इसकी ना आगे काफ़ी सारी हैं एग्जांपल्स, तो मैं आप लोगों को ये 2 डिटेल से करवा रही हूँ, उसके बाद आप लोग इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स है ना वेन डायग्राम वाली, ये बहुत कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेक्चर लंबा हो जाएगा बिला वजह, तो मैं आप लोगों को 2 डिटेल से करवा देती हूँ। एक मैंने आपको अभी करवा दी है, एक ये वाली करवा देती हूँ, नेक्स्ट वाली फिर आप लोग ज़रा उसको खुद देख लीजिएगा। इन अ स्कूल 100 स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू 3 सॉफ्टवेयर पैकेजेस A, B एंड C। 3 पैकेजेस हैं, तो हम उनको ज़रा वेन डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम लिख लेते हैं A, दूसरा B और तीसरा C। ठीक है,
28 डिड नॉट यूज़ एनी सॉफ्टवेयर, ये इसका वो आएगा ना यूनिवर्सल सेट। 28 लोग ऐसे हैं जो कि कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते, ना ए ना बी ना सी, तो वो इन तीनों से बाहर आ जाएंगे ना 28। उसके बाद कहते हैं 8 यूज्ड ओनली पैकेज ए, यानी जो ए है उसके अंदर 8 हम लिख देंगे कि सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ए यूज़ करते हैं। 26 यूज्ड ओनली पैकेज बी, तो ओनली बी के अंदर हम 26 लिख देते हैं। 7 यूज्ड ओनली पैकेज सी, तो 7 के अंदर हम सी लिख देते हैं। 10 यूज्ड ऑल 3 पैकेजेस, तो ऑल 3 यानी तीनों का कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, ये सर्कल गुजर रहा है बी का, ये ए का और ये सी का, तो ये वाला हिस्सा तीनों में आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमने 10 लिख देना है क्योंकि 10 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों को यूज़ कर रहे हैं। 13 यूज्ड बोथ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी, ये ए और बी का कॉमन हिस्सा है ना, यहाँ पे 13 आना चाहिए, तो 10 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे 3 जो है वो हम मज़ीद लिख देंगे। पार्ट 1 के अंदर कहते हैं ड्रॉ वेन डायग्राम विद ऑल सेट्स एनुमरेटेड एज पॉसिबल, ये आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली है। लेबल द 2 सबसेट्स विच कैन नॉट बी एनुमरेटेड एज एक्स एंड वाई इन एनी ऑर्डर, यहाँ पे आपने बताना है कि जो चीज़ आपको नहीं दी हुई ना उसको आप एक्स और वाई का नाम दे दें। जैसे ये वाला और ये वाला हिस्सा हमारे पास खाली है ना, बाकी इनका अलग अलग वाला भी फिल है, बीच वाला भी फिल है, तो एक को हम एक्स का नाम दे देते हैं, एक को हम वाई का नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे चल के हमने इसे शायद फाइंड भी करना हो। पार्ट 2 के अंदर कहते हैं ट्वाइस एज मेनी स्टूडेंट्स यूज्ड पैकेज बी एज पैकेज ए, राइट डाउन अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। आपने इक्वेशंस बनानी है 2, जैसे पीछे हमने बनाई थी ना इक्वेशन 1 और 2, इसी तरह से 2 इक्वेशंस बनानी है जिसमें आप जो है वो कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट्स यूज्ड पैकेज बी एज पैकेज ए, यानी इसमें जो बी वाले यूज़र्स होंगे ना वो ट्वाइस ऑफ ए होंगे, ठीक है। यानी आपने ट्वाइस लेना है स्टूडेंट्स का जो पैकेज ए यूज़ कर रहे हैं, तो वो इक्वल आ जाएगा पैकेज बी के स्टूडेंट्स के। तो बी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, बी के अंदर ये वाली आ रही हैं 3, 10, 26 वाई, 3, 10, 26 y इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यूज़, ए ये सर्कल है, इसके अंदर आ रहा है 3, 10, 8x, 3, 10, 8x। अब इनको ऐड कर दें, 3 और 26 को ऐड करें, 29 + 10 39 प्लस y इज इक्वल टू 18 और ये 3 आ जाएगा 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 42 और 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। अब आप इनको जो है वो x और y को एक साइड पे शिफ्ट कर लें, 2x, ये y वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और जो 42 है वो वहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -3 इज इक्वल टू 2x माइनस y, इसको आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये तो हमने बना ली एक इक्वेशन, हमें उन्होंने कहा था साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी है, पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी 2 इक्वेशंस बनानी है। एक तो हमने इस रिलेशन से बना ली, दूसरी कैसे बनेगी, दूसरी के लिए हम वही टोटल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि टोटल कितने हैं, जो आपके पास यहाँ पे टोटल आ रहे हैं वो कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, ऊपर उन्होंने हमें यहाँ पे बताया था, ठीक है। इन अ स्कूल 100 स्टूडेंट्स हैव एक्सेस, तो यानी टोटल 100 हैं। तो वो टोटल कैसे लेंगे, आप इन तीनों के अंदर जितनी चीज़ें आ रही हैं उन सबको ऐड कर दें, 8 + 3 + 10 + x, ए वाली लिख ली, फिर बी वाली लिख लें। अब ये 2 दफ़ा आ रहा है ए और बी में, तो हम उसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 1 दफ़ा लिखेंगे। यानी आप टोटल देखें कौन कौन सी नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 8 आ रहा था, 3, 10 आ रहा था, x आ रहा था, फिर y है 26 है, देन 7 है, देन ये बाहर जो 28 है वो भी हम लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। जो हमने इधर बाहर लिखा था ना 28, वो भी, इन सबको ऐड करके हमारा 100 के इक्वल आ रहा है। अब इन सबको आप ऐड कर लें, 8 + 3 आपके पास आ जाएगा 11 और 11 में 10 ऐड कर दें 21, 21 में 26 ऐड करें, फिर 7 ऐड करें और फिर 28 ऐड करें, तो इन सब का टोटल हमारे पास आ जाता है जनाब 82, ठीक है। साथ में x आ रहा है और y आ रहा है। अब x y को आप उधर ही रखें, 82 को इधर लाके माइनस कर दें तो 18 बचेगा, x + y इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमने पेयर ऑफ इक्वेशंस बना लिए। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पे जिसमें हमें कह रहे हैं सॉल्व दीज इक्वेशन टू फाइंड x एंड y। अब आपने x और y फाइंड भी करना है, ठीक है। तो देखें y का साइन चेंज आ रहा है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अगर हम सिर्फ इनको ऐड करेंगे तो y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हम x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 को ऐड कर दें, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। आप क्या करें, दोनों को ऐड कर दें। यहाँ पे आप क्या करते हैं, हमने जो इक्वेशन लिखी थी वो इस फॉर्म में थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और दूसरी हमने लिखी थी x + y इज इक्वल टू 18। तो हम ये ऐड कर रहे हैं तो y कैंसिल हो गया, 2x + x आ गया 3x इज इक्वल टू 18 - 3 करें तो 15।
अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। इस x को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, हम चाहे सेकंड में कर लेते हैं। तो 5 + y = 18, 5 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ये हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया जिसमें हमें उन्होंने कहा था कि आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है उनको सॉल्व करके। फोर्थ पार्ट में हमें वो कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज्ड पैकेज सी, सी कितने लोगों ने यूज़ किया। तो सी की ज़रा वेन डायग्राम देखें आप। सी के अंदर जो आ रहा है क्या क्या आ रहा है, ये सी है ना, इसके अंदर आ रहा है x 10 y 7, x 10 y 7 सबको ऐड कर दें तो टोटल सी के आपके पास यूज़र्स आ जाएंगे। x की वैल्यू है 5 और 10, y की हमने 13 निकाली है प्लस 7, इन सबको हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 35। तो हम कहते हैं सी को, पैकेज सी को कितने लोगों ने यूज़ किया, 35 यूज़र्स ने यूज़ किया। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया सेकंड एग्जांपल भी हो गई हमारी। उसके बाद ये थर्ड है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट आगे चलते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन MCQ वगैरह में आ सकती है। ठीक है, तो अगली ये एक दो एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद कर लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं जी पार्टीशन ऑफ अ सेट की डेफिनेशन पे। पार्टीशन ऑफ अ सेट, सेट तो आपको पता है ना क्या होता है। तो पार्टीशन से मुराद ये है कि आप क्या करते हैं, उस सेट के कुछ हिस्से बना देते हैं, उसको कुछ डिसजॉइंट सबसेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। डिसजॉइंट का मतलब होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, नथिंग कॉमन, जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे सबसेट्स बनाएं। सबसेट से मुराद है उसी सेट के अंदर से छोटी छोटी चीज़ें उठा लें। जैसे आपके पास है ना एक सेट है 1 2 3 4, तो आपने इसके डिसजॉइंट सबसेट्स बनाने हैं। आप चाहे A1 बना लें 1, ठीक है, A2 बना लें आप 2, इसी तरह से A3 बना लें 3 और A4 बना लें 4। तो देखें इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। एक तो ये मैंने सेट बना लिया, या हम इस तरह से भी बना सकते थे, A1 बना लें हम 1 2, A2 बना लें हम 3, A3 बना लें हम 4, या आप 3 4 इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। बताने का मकसद ये है कि आपने बनाने ऐसे हैं कि एक ही नंबर एक से ज़्यादा सेट्स में ना आ रहा हो, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं देखिए जी। अच्छा, ये जो हम इससे बना रहे हैं ना, इन्हें हम कहते हैं पार्टीशंस। क्या कहते हैं, पार्टीशन। तो ये हमने सेट की पार्टीशंस बनाई हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आप जब सारी पार्टीशंस का यूनियन लेते हैं ना, A1 A2 A3 अप टू AN, सबका यूनियन लेंगे तो वो दोबारा से A के ही इक्वल आता है। आप देखेंगे यहाँ पे सबका यूनियन ले 1 2 3 4 का, तो वो वापस यही सेट बन जाएगा। यहाँ पे आप यूनियन लेके देख लो, वापस यही सेट बन जाएगा। तो जितनी भी तरह की आप पार्टीशंस बनाएं, जब आप उनका यूनियन लेते हैं तो वो हमेशा आपको सेट A ही वापस मिलेगा। और वो कहते हैं कि अगर ये सारे सबसेट्स जो हैं वो म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट का मतलब है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी आप दो का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे वो आपको हमेशा एम्प्टी सेट ही मिलेगा। इन दो का इंटरसेक्शन लेके देख लें, इन दो का लेके देख लें, या पहले और लास्ट का लेके देख लें, इनमें से भी किसी भी दो का आपस में आप इंटरसेक्शन लेके देख लें, वो आपको एम्प्टी सेट ही मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं, पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे सबसेट आ जाते हैं A के, ठीक है, और उसको हम P ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ आ सकता है आपको पावर सेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, लेट A इज़ इक्वल टू 1 2, इसके आपने पावर सेट बनाना है। तो बहुत आसान है, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि हमने कैसे बनाना है। पावर सेट के लिए आप P लिखते हैं और एक बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर सारे आपने पावर सेट लिखने होते हैं। पहला सबसेट जो होता है ना, वो हमेशा एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। 5 लगा दें या इस तरह से आप एम्प्टी ब्रैकेट लगा दें। फिर आपने इन सबको एक एक करके लिखना होता है, 1 2, फिर आपने 2 2 करके लिखना होता है। तो ये 2 करके लिखेंगे तो हमारे पास वही सेट वापस आ गया ना, तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। जहाँ पे वो सेट पूरे का पूरा आपको वापस मिल जाए वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। पता कैसे चलता है कितने बनाने हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 पावर n। ये भी MCQ आ सकता है। n से मुराद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे ना सेट के अंदर, तो 2 पावर 2 करते हैं तो वो हमारे पास 4 आ जाता है। तो यानी 4 इसके सबसेट बनेंगे पावर सेट के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद कहते हैं फाइंड P ऑफ 5, फाइंड P ऑफ 5, फाइंड P ऑफ 5। यानी यहाँ आपने जो है वो 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है। पहले तो आपने 5 का पावर सेट लिखना है। 5 हम किसे कहते हैं, एम्प्टी सेट को कहते हैं। ये हमारे पास 5 है, यानी एम्प्टी सेट है। तो कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो n की जगह हमने 0 लिख देना है। तो 2 पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो क्या आता है, 1 आता है। तो आपने ए पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखना है, जो कि क्या आएगा, ये पावर सेट की ब्रैकेट हो गई, इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा जो कि एम्प्टी सेट होगा,
ठीक है, हमेशा आपने याद रखना है एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। अब उसके बाद P ऑफ फाई फाइंड करना है। ये हमने P ऑफ फाई निकाला है। ठीक है, अब हमने P ऑफ फाई यानी इसका अगेन पावर सेट ले लेना है। तो इसके अंदर देखिए अब एक एलिमेंट है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 पावर 1, तो 2 पावर 1 किसके इक्वल होता है 2 के, यानी 2 आएंगे इसके अंदर। ये पावर सेट की ब्रैकेट हो गई, ये आपके पास एम्प्टी सेट हो गया, और एक ये वाला पूरा सेट एज इट इज़ आ जाता है जो कि 5 ब्रैकेट्स के साथ है। ठीक है, ये जो है ना ये ब्रैकेट के बगैर हम लिखते हैं एम्प्टी सेट, और ये वाला फिर पूरा एज इट इज़, जैसे इसमें 1 2 था वो पूरा एज इट इज़ एंड पे आता है ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के साथ जो है वो पूरा एज इट इज़ आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने इसका अगेन देखें यहाँ पे 3 P नज़र आ रहे हैं आपको, यानी जो P ऑफ फाई है इसका अगेन पावर सेट लिखना है आपने यूँ। ठीक है, तो ये आंसर है ना हमारे पास, इसका पावर सेट यानी इसका पावर सेट बनाना है आपने। तो इसके अंदर देखें 2 एलिमेंट्स हैं, तो आप 2 पावर 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, यानी इसके 4 बनेंगे। एक तो ये पावर सेट की बड़ी ब्रैकेट आ गई, उसके बाद आप देखें कि अंदर एक तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर आपने इनको बारी बारी एक एक करके लिखना है। तो ये पहला लिखें हम फाई, फिर उसके बाद ये वाला लिखें तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ब्रैकेट वाला फाई। ठीक है, ये बाहर तो ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी होती है ना, जैसे यहाँ पे था 1 था ना ब्रैकेट के बगैर था, लेकिन हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, तो फिर 2 के लिए भी हम ब्रैकेट लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने क्या करना है, फाई के लिए ब्रैकेट लगाई, ये फाई तो एम्प्टी सेट हो गया ना पहले, इस फाई के लिए आपने ब्रैकेट लगाई, फिर ये जो ब्रैकेट वाला फाई था उसके लिए भी बाहर ब्रैकेट लगाई, अंदर ब्रैकेट वाला फाई आएगा, और फिर 3 हो गए। चौथे नंबर पे ये वाला पूरा एज इट इज़ ब्रैकेट के साथ आ जाता है फाई और ये। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको दोबारा सुने पीछे वीडियो करके, अगर आपको समझ नहीं आई तो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने लिख के भी दिखा दिया हमें, तो ये हमारा पावर सेट हो गया तीसरी दफ़ा। ठीक है जी, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 10। अब इंशाल्लाह आगे लेक्चर नंबर 11 करेंगे हम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।